उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य बीपीएससी में। चलिए दोस्तों, आज जो है हम लोग इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण बिहार को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट की बात करते हैं कि जो बिहार में जो बिहार में बैठक हुई थी मंत्रियों की, उसमें बिहार के जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री है क्या नाम है उनका, मनोहर लाल खट्टर, उनके द्वारा जो है बिहार का पहला जो है परमाणु रिएक्टर केंद्र खोलने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि अगर बिहार अपना खुद का परमाणु रिएक्टर केंद्र बनाना चाहता है तो हम जो है केंद्र उसका पूरा साथ देगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बिहार के किस जिले में जो है परमाणु रिएक्टर केंद्र खोला जा रहा है, इससे बिहार को कितना लाभ होगा ये जानेंगे। और इसके साथ ही जानेंगे कि ये परमाणु रिएक्टर से कैसे बिजली बनाई जाती है। ठीक, तो चलिए आज के बिना समय गए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बिहार का जो नवादा जिला है, नवादा जिला जो कि झारखंड से अपना सीमा साझा करता है, दक्षिण बिहार का वो उस नवादा जिला के रजौली में एक फुलवरिया बांध है, वहाँ पे इस रिएक्टर की स्थापना की जा रही है। इस केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो नवादा के रजौली में एक फुलवरिया बांध है, वहीं पर यहाँ इस परमाणु रिएक्टर केंद्र की स्थापना की जा रही है। ठीक, तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि आखिर ये जो परमाणु रिएक्टर केंद्र स्थापित किया जा रहा है, इसकी क्षमता कितनी है, तो लगभग 2000 मेगावाट बिजली का उत्पादन ये करेगा। ठीक, यानी कि एक परमाणु रिएक्टर केंद्र से हमारा जो है बिहार में 24 घंटा बिजली रहेगा, एक खुशी की बात है। ठीक, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तहत जो है बजट 2025-26 में ही ये बात कहा गया था। बजट 2025-26 में बात कहा गया था, ये नहीं कहा गया था कि बिहार में होगा, बट ये जो है बजट 2025-26 में ये बात कहा गया था। और इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए भी खर्च किया जा रहा है इस पर कि लगभग भारत के 6 राज्यों में परमाणु रिएक्टर केंद्र जो है, लघु परमाणु रिएक्टर केंद्र जो है, स्मॉलर परमाणु रिएक्टर केंद्र की स्थापना की जाएगी। बजट 2025-26 में ये बात कही गई थी। कितने राज्यों में, 6 राज्यों में लघु परमाणु रिएक्टर केंद्र, मतलब कि उतना हाई लेवल का नहीं होगा, छोटा ही होगा, लघु होगा। छोटे छोटे परमाणु रिएक्टर 6 राज्यों में खोले जाएंगे। उसके ये परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की घोषणा की गई थी। और उसी के तहत जो है कितने खर्च किए गए थे बजट में, तो लगभग 20,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए गए थे बजट में। और इसी बजट के देन से जो है हमारे बिहार में नवादा में जो है परमाणु रिएक्टर केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इससे बिहार को काफ़ी बेनिफिट होगा दोस्तों। पहले तो हम लोगों के यहाँ जो समस्या होती है बिजली की, जो जैसे कि गाँव में अधिकतर समस्या होती है, फिलहाल हमारे गाँव में अभी भी लाइन कटा हुआ है, पता नहीं शायद कोई काम वगैरह हो रहा है तार से रिलेटेड, बट तो गाँव में जो है लाइट की समस्या रहती है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस परमाणु रिएक्टर केंद्र की जब स्थापना हो जाएगी, जब बिहार में जब इससे बिजली बनाई जाने लगेगी, तो हमारे बिहार में ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 24 घंटा अब सेवा उपलब्ध रहेगा लाइट की। ये अच्छी बात है, खुशी की बात है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि देखिए दोस्तों, आखिर परमाणु रिएक्टर केंद्र में से बिजली उत्पादन करने का इतना बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है। क्योंकि देखिए, अधिकांशतः हमारे भारत में कोयले से ही ज़्यादातर बिजली बनाई जाती है, लेकिन ये बात भी सच है कि कोयले से बिजली बनाने से CO2 गैस का एमिशन होता है, जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन में काफ़ी इसका योगदान हो जाता है। और हमारा जो है कार्बन नेट जीरो का जो लक्ष्य है वो अधूरा रह जाएगा। तो उसी को पूरा करने के लिए जो है हम लोग ऐसी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं जिसमें से CO2 एमिशन कम हो। तो उसमें परमाणु रिएक्टर केंद्र एक जो है ये हो जाता है कि इससे पर्यावरण को क्षति बहुत कम पहुंचती है। लेकिन यहीं अगर परमाणु रिएक्टर केंद्र गलती हो जाए इसमें, तो ये जो है एक बहुत भयानक घटना का रूप ले लेती है। देखिए जानते हैं कैसे, क्योंकि यूरेनियम जिस परमाणु रिएक्टर केंद्र में जिस तत्व का उपयोग किया जाता है, यूरेनियम, वो अपने आप में एक खतरनाक पदार्थ है। तो वो कैसे जो है काम करता है परमाणु रिएक्टर केंद्र में, हम लोग इसको समझेंगे। ठीक, तो इस पॉइंट को हम मिटाते हैं और जानते हैं कि कैसे परमाणु रिएक्टर केंद्र में बिजली को बनाई जाती है। ठीक, देखिए सबसे पहली बात है कि होता क्या है कि सबसे पहले तो बिजली बनाने के लिए टरबाइन को घुमाना पड़ेगा, चाहे वो
पानी से बिजली बनाया जा रहा हो, चाहे वो कोयला से बिजली बनाया जा रहा हो, और चाहे वो ये क्या बोलते हैं यूरेनियम का उपयोग करके बिजली बनाया जा रहा हो, ये सारे बिजली बनाने में एक चीज़ ज़रूर इंपॉर्टेंट होता है, टरबाइन घूमना चाहिए और दोनों चुंबक रहना चाहिए। जैसे चुंबकीय क्षेत्र में टरबाइन घूमेगा तो विद्युत का उत्पादन होगा। ठीक, तो होता क्या है, ये तो अलग की बात है। देखिए एक जो है चुंबक लगे रहते हैं, ये हर टरबाइन में होता है, ये हर परमाणु रिएक्टर के परमाणु रिएक्टर नहीं, जहाँ पे भी बिजली बनाई जाती है ये सुविधा रहती है। देखिए परमाणु रिएक्टर केंद्र में यूरेनियम को जला के बिजली बनाया जाता है, कोयला से जो बिजली बनाई जाती है उसमें कोयले को जलाया जाता है, और पानी में जो है वो पानी के धार से जो है टरबाइन घूमता है और बिजली का उत्पादन होता है। तो कैसे भी करके टरबाइन को घुमाना है। ठीक, ये टरबाइन जो होते हैं वो दो चुंबकों के बीच में एकदम से रहते हैं, दो इसके बीच में एक रोटर लगा रहता है जो घूमता रहता है, और यहाँ पे जो है इस पे पंखी लगी रहती है जिसे हम लोग टरबाइन कहते हैं, जो घूमता है। तो ये भी घूमता है और ये चुंबक का अपना चुंबकीय क्षेत्र है, इसका अपना चुंबकीय क्षेत्र है, और इन दो चुंबकों के बीच के चुंबकीय क्षेत्र में जब तेजी से रोटर घूमता है तो यहाँ पे किसका निर्माण होने लगता है, विद्युत का। ठीक, उसके बाद आगे जहाँ विद्युत ले जाना है वहाँ ले जाया जाता है। तो आखिर ये टरबाइन घूमेगा कैसे, इस सारा कहानी इस घुमाने को लेकर के है। आई बात समझ में। तो देखिए जब पानी से बिजली बनाया जाता है तो इस टरबाइन को बांध बना करके फिर एक साथ धार से पानी छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से टरबाइन घूमने लगती है, और यहाँ पे ये रोटर घूमता है, फिर चुंबकीय क्षेत्र में रोटर घूमता है तो बिजली का निर्माण होता है। अगर भाप से कोयले को जला करके कोयले को जलाया जाता है, फिर पानी कोयला जो है कोयले का उष्मा पानी को गर्म करता है, भाप बनाता है, फिर उस भाप से इस टरबाइन को घुमाया जाता है और यह टरबाइन से रोटर घूमता है और फिर जाके चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है तो बिजली का निर्माण होता है। और इसी तरीके से देखिए कोयले के निर्माण में भी तो टरबाइन घुमाया जा रहा है और यूरेनियम का उपयोग करके भी टरबाइन को घुमाया जाता है। तो यूरेनियम का जब उपयोग किया जाता है तो उसी को बोला जाता है परमाणु रिएक्टर केंद्र। ठीक, जब जिस जहाँ पे यूरेनियम को जला करके जो है भाप पैदा करके कि फिर बिजली बनाई जाती है तो उस केंद्र को परमाणु रिएक्टर केंद्र कहते हैं। और जहाँ पे जो है ऊर्जा जलाया जाता है तो उसे ऊर्जा में बिजली घर कहते हैं, कोयला बिजली घर कहते हैं, जहाँ पे कोयले को जला करके बिजली बनाई जाती है। तो देखिए होता क्या है, अब जो है हम क्या होता है कि हम बता रहे हैं आपको कि परमाणु रिएक्टर केंद्र में कैसे बिजली बनती है। तो देखिए इसमें सबसे पहले उपयोग होता है यूरेनियम का। किसका उपयोग होता है, यूरेनियम का। इसमें किसका उपयोग होता है, यूरेनियम का। इसके 3 समस्थानिक होते हैं। यूरेनियम के समस्थानिक 3 होते हैं। एक होता है 233, एक होता है 235, एक होता है 239। ठीक, तो जो यूरेनियम 235 है यही प्रयोग किया जाता है, परमाणु बम बनाना हो या परमाणु रिएक्टर बनाना हो उसमें किसका उपयोग किया जाता है, यूरेनियम 235 का। और दुखद बात यह है कि जिसका उपयोग किया जाता है इतने बड़े काम में उसकी मात्रा पृथ्वी पर इतना ही है, अभी तक बहुत कम पाया जाता है। और ये भाई साहब तो लगभग 90% से भी ऊपर पाए जाते हैं ये, लेकिन इसका तो उपयोग होता नहीं है। उपयोग किसका होता है, यूरेनियम 235 का। ठीक, तो जब यूरेनियम का उपयोग किया जाता है तो कैसे बनाया जाता है, ये कि कुछ नहीं है, जैसे कोयले को जलाएंगे वैसे यूरेनियम को जलाएंगे, और जब यूरेनियम जलता है तो वो परमाणु रिएक्टर कहलाता है, और जब कोयला जलता है तो उसे कोयला ऊर्जा घर कह देते हैं। तो देखिए होता क्या है कि यूरेनियम जो है यूरेनियम कैसे जलता है, एक बात ध्यान दीजिएगा कि यूरेनियम आखिर इतना खतरनाक क्यों है, क्योंकि एक न्यूट्रॉन से एक न्यूट्रॉन का निर्माण होता है, लेकिन यूरेनियम में एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन का निर्माण होता है, फिर उस 3 से 3 का निर्माण होगा, फिर से उस 3 से 3 का निर्माण होगा, यानी कि इसका जाल 3 की संख्या में फैलता है और ये इतना तेजी से फैल जाता है कि फिर ये घातक हो जाता है। आई बात समझ में। यानी कि एक यूरेनियम का परमाणु न्यूट्रॉन, जब ये न्यूट्रॉन एक यूरेनियम के न्यूट्रॉन से टकराता है, एक यूरेनियम के न्यूट्रॉन से टकराएगा तो ये 3 भागों में टूटेगा, 3 न्यूट्रॉन में टूटेगा, फिर ये टूटेगा 3 में, फिर ये टूटेगा 3 में, फिर ये टूटेगा 3 में, फिर ये इसका जो टूटा हुआ ये टूटेगा 3 में। इतना चेन बनाता है कि इससे जो है अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है और इसीलिए यूरेनियम इतना ज़्यादा घातक हो जाता है। तो इसको जलाना और इसको नियंत्रण करना आसान बात नहीं होता है, इसके लिए पूरा जो है सिस्टम बनाया जाता है। देखिए कैसे होता क्या है, सबसे पहले तो एक कंक्रीट का मोटा सा दीवार बनाया जाता है। मोटा सा क्या बना दिया जाता है, दीवार, बहुत मोटा दीवार, कंक्रीट का मतलब कि गिट्टी बालू का मोटा सा दीवार बनाया जाता है।
और यहाँ पे जलाया जाता है अपना जो है क्या बोलते हैं, यूरेनियम को लाया जाता है जलाने के लिए। यहाँ पे यूरेनियम को जो है तोड़ा जाता है। तो यूरेनियम को क्या किया जाता है, एक तो में पतले पतले से धातु के पाइप में यूरेनियम को भरा जाता है और फिर इसके ऊपर सोडियम का एक कवर चढ़ा करके और फिर इसको इसमें रख दिया जाता है। आई बात समझ में, यूरेनियम को। अब यूरेनियम को तोड़ना है, तो जब यूरेनियम को तोड़ा जाएगा, जब यूरेनियम टूटेगा, एक बार जब न्यूट्रॉन पे वार किया जाएगा, तो जब यूरेनियम जलना प्रारंभ करेगा, टूटना प्रारंभ करेगा, विस्फोट होना प्रारंभ करेगा, तो इसमें से अब तुरंत इसमें से तीन 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 निकलना शुरू हो जाएगा। और अगर इसको जो है नियंत्रित नहीं किया जाएगा, तो जब ये जलना शुरू होगा तो जलते रहेगा, रुकता ही नहीं है। इतना तेजी से जलता है, इतना ज़्यादा ऊष्मा पैदा करता है कि अगर इसको ना रोका जाए तो इसकी ऊष्मा इतनी हो जाती है कि इस दीवार को फाड़ के भी बाहर निकल जाती है, निकल सकती है। तो इसको रोकने के लिए जो है, इसको नियंत्रित करने के लिए, इसके जो न्यूट्रॉन है विघटन होने का जो तीव्रता है, इसको रोकने के लिए इसमें जो है रड को डाला जाता है। किसको डाला जाता है, रड को, रड डाला जाता है, छड़ डाला जाता है। और वो छड़ होता है कैडमियम का, कैडमियम या बोरॉन के छड़ को इसमें डाला जाता है। ये छड़ क्या करते हैं, तो ये छड़ इसके न्यूट्रॉन को सोख लेते हैं अपने में, फिर अगला न्यूट्रॉन अगले पर वार ही नहीं करेगा तो वो टूटेगा ही नहीं। तो इस तरीके से इसका नियंत्रण हो जाता है। जैसे ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये न्यूट्रॉन है, ये इस पर टक्कर, ये इससे विघटित हुआ तो ये 3 न्यूट्रॉन का निर्माण हुआ, 3 न्यूट्रॉन का। और मान लीजिए हमने यहाँ पे रड लगा दिया है, तो जो कैडमियम और जो बोरान के रड होते हैं वो इस न्यूट्रॉन को अपने में सोख लेते हैं, तो ये न्यूट्रॉन बाहर ही नहीं निकल पाता है, तो फिर विघटन होने की कोई चांस ही नहीं रहती है। और धीरे धीरे ये जो है धीरे धीरे कम जो है इसकी जो फुटने क्या बोलते हैं, जलने की जो तीव्रता होती है वो थोड़ा कम हो जाती है। तो क्वेश्चन पूछता है कि परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो कैडमियम और बोरॉन का। इसी का क्यों, क्योंकि यही न्यूट्रॉन को सहने की क्षमता रखता है। आई बात समझ में। अब देखिए, अब ये तो इसको नियंत्रित कर दिया। जैसे मान लीजिए कि जैसे ही इसमें विस्फोट होना शुरू हुआ, आवश्यकता से अधिक ऊष्मा शुरू होना, तुरंत सब क्या डाल दिया जाता है, रड को डाल दिया जाता है कि जो एक आवश्यकता से अधिक न्यूट्रॉन निकल रहे हैं इसमें से, जो इसकी श्रृंखला बढ़ते जा रही है, उसको जो है कैडमियम या बोरॉन के छड़ उसको रोके अपने में और रोक देगा, तो इस पर नियंत्रण हो जाएगा। आई बात समझ में। और फिर जो है धीरे धीरे इसमें जो है क्या होगा, न्यूट्रॉन का निर्माण होगा और धीरे धीरे ऊष्मा पैदा होगी। अब देखिए दोस्तों कि इसको ये जब फूट रहा है, तो इसको धीमा, इस प्रक्रिया को और धीमा करने के लिए, इस प्रक्रिया को जो तेज़ी से ये प्रक्रिया हो रही है, तेज़ी से जल रही है, इस प्रक्रिया को और धीमा करने के लिए इसमें मंदक का निर्माण किया जाता है। और वो मंदक के रूप में इसमें या तो D2O डाल दीजिए, भारी जल डाल दीजिए, या ग्रेफाइट का छड़ डाल दीजिए, ग्रेफाइट डाल दीजिए। ये दोनों का उपयोग इसको मंदक के रूप में किया जाता है, यानी कि इसको दोनों का उपयोग इसको नियंत्रित करने के लिए ही किया जाता है। ये इसके न्यूट्रॉन को, यानी कि इसके न्यूट्रॉन को जो है विघटित होने से रोकता है, कैडमियम और बोरॉन के जो छड़ होते हैं, इसीलिए इसको नियंत्रक बोलते हैं, नियंत्रक छड़। और ये जो होता है इसके जलने की स्पीड को थोड़ा सा कम कर देता है, मंदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, D2O या ग्रेफाइट का। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, इतनी बातें तो समझ में आ गई। अब ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे यूरोन जो है जल रहा है, यूरोन क्या हो रहा है, जल रहा है। यूरोन नहीं, यूरेनियम, यूरेनियम यहाँ पे क्या हो रहा है, जल रहा है। और यहाँ पे इसके पास में यहाँ से पाइप निकाला जाता है, यहाँ से पाइप निकाला जाता है, और पाइप से निकलती है ऊष्मा, वो ऊष्मा यहाँ पे लगाया जाता है पानी की टंकी जिसमें ठंडा पानी रहता है, उसको ये ऊष्मा जो है गर्म करना शुरू करता है। और गर्म करने के बाद इसमें से निकलती है भाप। क्या निकलती है, भाप। और ये भाप जब इस टरबाइन पे गिरती है तो ये टरबाइन घूमना शुरू करता है। टरबाइन घूमता है तो रोटर घूमता है, रोटर घूमने से विद्युतीय क्षेत्र में जो है, चुंबकीय क्षेत्र में किसका निर्माण होने लगता है, विद्युत का। और इस तरीके से जो है परमाणु रिएक्टर केंद्र से बिजली का निर्माण किया जाता है। और वहीं अगर देखिए दोस्तों इसमें है क्या, तो इसमें जो है यही है कि अगर मान लीजिए इस कोयले से ज़्यादा बेनिफिट इसमें क्यों हो जाती है, इतना खतरनाक होने के बावजूद भी। देखिए इतना खतरनाक होता है यूरेनियम कि अगर यूरेनियम का छोटा सा भी भाग, अगर 1 ग्राम यूरेनियम जला करके आप बिजली उत्पन्न कीजिए, या कहिए कि 1 केजी, अगर आप 1 केजी अगर यूरेनियम जला करके आप जितना बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, उतना अगर आप कोयले से निर्माण करना होगा तो लगभग 30 टन कोयले आपको जलाना पड़ेगा। ज़रा सोचिए कि ये इससे बेनिफिट है
क्योंकि ये कम में ही अधिक उत्पन्न ऊष्मा दे देता है, जबकि कोयले को ज़्यादा जलाना पड़ता है तब जाके ऊष्मा देता है। दिक्कत है कि कोयले को जलाने पर CO2 गैस भी निकलती है, जिससे समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। अब रही बात कि अगर मान लीजिए गलती से जो है विस्फोट हो गया और ये पूरी दीवार से फाट के यूरेनियम बाहर निकल गया, तो इस आग को बुझाएंगे कैसे? क्योंकि अगर नहीं बुझाए तो सेकेंडों में ये पूरे वायुमंडल में फैल जाएगी, तो जो लोग इसको सांस लेंगे तब सभी लोग समाप्त हो जाएंगे। तो इसको रोकने के लिए, इसके आग को रोकने के लिए या तो बोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। किस अम्ल का? बोरिक अम्ल का। शायद इसका फार्मूला होता है B3 बोरिक एसिड, H3BO4 होता है, सॉरी H3BO3। बोरिक एसिड का फार्मूला होता है H3BO3, इसका उपयोग किया जाता है। तो जहाँ पे परमाणु रिएक्टर केंद्र होते हैं वहाँ पे बोरिक एसिड को रखा जाता है कि मान लीजिए अगर गलती से विस्फोट हुआ तो वहाँ पे बोरिक एसिड को जो है चला देंगे, बोरिक एसिड डाल देंगे, तो वो जो है धीरे धीरे बंद हो जाएगा उसका ज्वाला। आई बात समझ में? तो इस तरीके से जो है परमाणु रिएक्टर से बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो ये बात याद रखिएगा कि इसको नियंत्रित करने, इसमें यूरेनियम को जलाया जाता है। कौन सा यूरेनियम? यूरेनियम 235 यूरेनियम को जलाया जाता है। तो और जब यूरेनियम तेजी से जलना शुरू करता है तो उसको नियंत्रित करने के लिए कैडमियम और बोरॉन की छड़ें डाली जाती है। उस गति को मंद करने के लिए, धीमी करने के लिए इसमें भारी जल D2O या इसमें ग्रेफाइड की छड़ें डाल दी जाती है, ग्रेफाइड मिला दिया जाता है। ठीक। और मान लीजिए इससे आग लग गई, विस्फोट हो गया, तो इसको रोकने के लिए बोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। आई बात समझ में? तो ये कुछ पॉइंट है जो एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये तो बात समझ में आ गई कि कैसे जो है यूरेनियम से बिजली का उत्पादन होता है। तो यूरेनियम को जब जलाया जाता है तो यूरेनियम जलता है, तो जलने के बाद जब इसको ऊष्मा को जो है पानी में ले जाया जाता है, तो ये पानी को खूब बहुत ज़्यादा उबालता है। उबालने के बाद भाप बनता है। यही भाप जब टरबाइन पर गिरता है तो टरबाइन घूमता है, और टरबाइन घूमता है तो रोटर घूमता है। रोटर जब चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है तो किसका निर्माण होगा? विद्युत का निर्माण होगा। और इस तरीके से हमारा जो है परमाणु रिएक्टर केंद्र बनाया जाता है। और मान लीजिए दोस्तों कुछ भाप इस पे गिर गया, अब कुछ भाप बच जाता है, तो उसको निकालने के लिए जो है बड़ी बड़ी ऐसे चिमनी की तरह जो है बनाई गई रहती है, बड़ी बड़ी चिमनी की तरह, जिसमें जो है मिला ऐसे बना रहता है ऐसे, और इसमें से जो है भाप को बाहर निकाल दिया जाता है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से जो है परमाणु रिएक्टर केंद्र जो है काम करता है, बिजली बनाता है। आई बात समझ में? हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा जो है जो लोग हैं यहाँ पे काम करने वाले, उनको सावधानी बरतनी पड़ती है, उनको विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि गलती से भी गलती ना हो पाए। क्योंकि ये नवादा में जो है ना, लोग इतने यूरेनियम से डर जाते हैं, क्योंकि यूरेनियम है भी इतना खतरनाक, डरने वाली चीज़ ही है। अगर डरने वाली चीज़ नहीं होती तो कोई परमाणु बम से क्यों डरता? वो जानता है कि अगर एक बार जो है यूरेनियम अपना जो है रेडिएंट निकालना शुरू किया, एक बार वो जलना शुरू किया, तो फिर उसको रोक पाना इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है। इसीलिए तो सब लोग डरते हैं। इसीलिए तो जापान आज तक उसका भुगतान भुगत रहा है कि उसके परमाणु बम, जो कि यूरेनियम से तो ही परमाणु बम बनता है। तो इसीलिए परमाणु, कोई देखिए, मान लीजिए अजीब बात नहीं है कि कोई कहेगा कि हमको चाहिए यूरेनियम, हमको परमाणु रिएक्टर बनाना है, परमाणु रिएक्टर केंद्र स्थापित करना है, हमको यूरेनियम चाहिए, और यूरेनियम लेकर के आ रहा है, आयात करके आ रहा है, आयात कर रहा है, और वो पता चला कि परमाणु रिएक्टर ना बना करके उसी यूरेनियम से परमाणु बम बना रहा है, तो समस्या की बात हो जाएगी। तो उसके लिए जो है एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर परमाणु ऊर्जा जो है एजेंसी का निर्माण किया गया है, संगठन का निर्माण किया गया है, जो पूरे विश्व में पूरे परमाणु रिएक्टरों पर नियंत्रण रखती है। और यहीं इसी का रिपोर्ट आया था कि जब ईरान और इजराइल में युद्ध हुआ, इसी रिपोर्ट में कि इसने एक रिपोर्ट पेश किया था, जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन है, उसने एक रिपोर्ट पेश किया था। और उस रिपोर्ट में ये बोला था कि जो ईरान उसके पास देखिए परमाणु रिएक्टर चलाने के लिए कम से 3 से लेकर 7% तक यूरेनियम काफ़ी है। इससे आराम से कोई भी परमाणु रिएक्टर को चलाया जा सकता है। अब मान लीजिए इससे ज़्यादा अगर किसी के पास यूरेनियम पाया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो क्या बनाना चाह रहा है? परमाणु बम। क्योंकि वो इतना यूरेनियम करेगा क्या? कोई खाने वाली चीज़ तो है नहीं, कहीं रखने वाली चीज़ तो है नहीं कि मतलब इसको रखेंगे, हो सकता है कि कहीं रखने के बजाय अगर ब्लास्ट हो गया तो समस्या उत्पन्न हो जाएगा। तो करेगा क्या? तो जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन है, उसने एक रिपोर्ट जारी की और बताया था कि यूरेनियम, जो ईरान है उसके पास यूरेनियम आवश्यकता से अधिक है। इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहा है, मतलब परमाणु बम बना रहा है। इजराइल को इसकी भनक लगी
और ये रिपोर्ट आने के अगले दिन बाद ही इजराइल ने ईरान का जो परमाणु रिएक्टर केंद्र है नातांज, वहाँ पे हमला कर दिया और उसको ध्वस्त कर दिया। कहे कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, परमाणु केंद्र नहीं रहेगा तो परमाणु बम कहाँ से बनाएंगे, ऐसा वो जो है ध्वस्त कर दिया उसको। और ईरान ने भी बराबर की कार्रवाई किया, ईरान भी चुप कहाँ, उसने भी अपना जो है कार्रवाई किया और ये युद्ध का सिलसिला जारी हो गया। ये यूरेनियम के चलते ही, आई बात समझ में। तो इजराइल को खासकर देखिए, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान के साथ भारत का जब कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो एक मान लीजिए पता चला कि पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा है, तो भारत सोचेगा ना कि भाई क्यों बना रहा है, कहीं ना कहीं वो दुश्मनी है हमारे साथ उसकी, तो वो कहीं ना कहीं इसका उपयोग कर सकता है, पड़ोसी देशों को डर लगती है। तो इजराइल और ईरान का जो है आपसी दुश्मनी है, तो ईरान जब परमाणु बम बनाने की तैयारी करता है, परमाणु बम जब कार्यक्रम अपना शुरू करता है, तो ईरान को डर लगता है कि कहीं हमारे लिए तो नहीं ना बना रहा है परमाणु बम, कहीं फेंक दिया तो, है कि नहीं। तो इसी के डर से कहा कि रोक बाबू, तू फेंकेगा तो फेंकने से पहले ही ना रही बांस ना बाजी बांसुरी, परमाणु रिएक्टर केंद्र को ही उड़ा दिया। ईरान कह रहा है कि ना हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हमको परमाणु बम नहीं बनाना है, हम परमाणु रिएक्टर केंद्र चला रहे हैं। तो फिर जब परमाणु ऊर्जा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की ये जांच में आई कहाँ से कि आपके पास यूरेनियम ज़्यादा है, और यही सब बातें थी जो इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का कारण बन गई थी। आई बात समझ में। तो ये सारे जो है परमाणु रिएक्टर केंद्र कैसे बनते हैं, बिजली कैसे बनती, आई होप कि आप लोग को ये पॉइंट समझ में आया होगा। देखिए आप बताते हैं हम आपको कि यूरेनियम कितना खतरनाक है। रूस का एक शहर, रूस एक प्रेपिड नाम का कोई ऐसे ही कुछ शहर स्थापित कर रहा था, 1986 की ये घटना है लगभग। उस समय पर यूक्रेन और रूस सब एक ही में था। तो उसके लिए जो है रूस ने उस प्रेपिड शहर के, प्रेपिडे शायद नाम है, सही से याद नहीं आ रहा है, उस शहर के बाहर जो उस शहर को बिजली देने के लिए परमाणु रिएक्टर केंद्र स्थापित कर रहा था, और उस परमाणु रिएक्टर केंद्र में ब्लास्ट हो गया। क्यों ब्लास्ट हो गया? इस छड़ की वजह से। ये छड़ को समय से नहीं डाला गया, तो वो छड़ को जब समय से नहीं डाला गया तो इसका न्यूट्रॉन फूटते गया और इस घर में, इस जो गुंबद था, इसमें इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया, इतना ज़्यादा ऊष्मा भर गई कि इसकी दीवारें जो है दरार पड़ने लगी। फिर जब इसमें जो है इंजीनियर को ध्यान पड़ा तो उसने देखा कि बाप रे बाप, ये तो कांड हो रहा है अंदर। तो जब छड़ डालना शुरू किया तो छड़वे गल गया, इतना ज़्यादा इसमें ऊष्मा भर गया था कि ये छड़ भी गल गया, और फिर तेजी से पूरा ब्लास्ट करके फट गया दीवार वगैरह सब, और पूरा प्रेपिड शहर सत्यानाश। रूस विश्व का सबसे सुंदर शहर बनाने जा रहा था और वो शहर काला शहर बन के रह गया, पूरा ध्वस्त हो गया। आज भी वहाँ पे एक चिड़िया तक आपको दिखाई नहीं देगी। वहाँ पे जो व्यक्ति उपलब्ध थे, किसी की जान नहीं बची। तो इससे ये दिखाता है कि यूरेनियम कितना घातक है। इसीलिए यूरेनियम को है जो आतंकवादियों से, जो गैर संगठन होते हैं, उनसे इसको बचा के रखा जाता है, जो कि मतलब कि अवैध संगठन होते हैं, उनसे इसको बचा के रखा जाता है, जो क्योंकि हानिकारक संगठन इसका उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आतंकवादियों के हाथ में लग गया है यूरेनियम, तो वो क्या क्या कर देगा विश्व सोच भी नहीं सकता है कि नहीं। तो ऐसे जो है समाज, ऐसे देश के ऐसे लोगों से, जो विश्व में जो ऐसे लोग फैले हुए हैं, आतंकवादी संगठन, इस तरीके से जितने भी जो है अवैध संगठन फैले हुए हैं, जो विश्व शांति को खतरे में ला सकते हैं, उनसे इसको बचा के रखा जाता है। आई बात समझ में। तो आई होप कि आप लोगों को आज का ये मुद्दा समझ में आया होगा, और अपना बिहार के पास जो परमाणु रिएक्टर केंद्र बन रहा है, इसके लिए बिहार वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों के पास अब बिजली भी अच्छे से उपलब्ध होगी, और हमारा भी बिजली थोड़ा सस्ता हो जाएगा। क्योंकि बाप रे बाप, बिजली बिल भरते भरते नानी याद आ गई, इतना बिजली बिल आ रहा है क्या ही बताएं। तो चलिए देखते हैं आगे फिर इसका क्या होता है। जैसे ही कोई और करंट का मुद्दा आएगा, हम आप लोग को तुरंत जो है शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों, आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, और अपने लक्ष्य के प्रति एकदम क्या बोलते हैं, हिम्मत से डटे खड़ा रहिए। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।